जी ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने। बेटा मैं लेक्चर नंबर 9 में आ चुका हूँ। दिस इज द लास्ट लेक्चर इन विच आई विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर कैप्लॉन स्टडी मटेरियल स्टडी रिव्यू। हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और ये 9th लेक्चर में डिलीवर कर रहा हूँ। और एक एक लेक्चर मेरा एक एक घंटे का था। अगर आपने देखा हो पूरे 9 लेक्चर्स आई एम गोइंग टू अपलोड इन यूट्यूब। पॉइंट ये आता है कि ये दिस चैप्टर नंबर 4 इज समवट टेक्निकल एंड समवट डिफिकल्ट। तो बच्चे मेरे को बड़ा सारा व्हाट्सएप कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, टेलीग्राम में कह रहे थे, मेल कर रहे थे कि सर आप बाकी चैप्टर्स अपलोड करो ना करो, ये वाला चैप्टर पूरा अपलोड कर दो। तो मुझे लगा कि मैं सब स्टूडेंट्स की बात मानूं और मैंने पूरे 9 के 9 चैप्टर्स आपके लिए अपलोड कर दिए। और द ब्यूटीफुल पार्ट इज that the way I have told you that how to deal with a question, how to read a question, how to do the calculator technique, आई थिंक ये कैप्लन बीबीबी या बाकी कोई नहीं बता रहा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें दोस्तों। ग्रेट मॉर्निंग। और मैंने बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर बंदरिया। ये दुनिया जीतने वालों की है। एसीसी F9 फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपने क्लियर किया है तभी आप जीते हैं यार। बहाने जितने मर्जी बना लीजिए, नहीं बने तो नहीं बने, मुझे तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे चाहिए। आइए इन सभी बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी भावनाओं के साथ लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर बेटे आज मैं अपने आपके अपनी होश में डिलीवर करने जा रहा हूँ विद फुल एनर्जी। ठीक है जी। तो आप रजिस्टर ओपन करें, मैं टाइम दे रहा हूँ आप सभी को। कैलकुलेटर्स बाहर निकाल ले बेटे, बहुत अच्छा रहेगा कैलकुलेटर निकालेंगे। बिकॉज आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, आप ये समझ लीजिए उसमें सभी के इंपैक्ट देखेंगे। इंपैक्ट ऑफ टैक्स, इंपैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड दैट टू स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। तो आपने अगर आज क्वेश्चन को ध्यान से एक क्वेश्चन को भी समझ लिया, वैसे आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द स्टडी मटेरियल आज जो हम करेंगे, जो 3 4 5 क्वेश्चन रह गए सारे कंप्लीट करेंगे बिकॉज इन द लास्ट लेक्चर आई हैव कवर्ड सम पार्ट। बट जो मैं अभी एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करूंगा बेटे, अगर आपने ईमानदारी से उस बात को समझ लिया और मेरे प्रोसेस को देख लिया कि मैं किस तरह से कर रहा हूं, यकीन मानिए एग्जामिनेशन किट के सभी क्वेश्चंस आप 80 to 90% कर पाएंगे। आइए इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चाहता हूं कि आप कैप्लन अपने सामने रख लें। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ना शुरू कर दें। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो लेक्चर यहीं पे बंद करें, पहले टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ें। आप खुद ट्राई करेंगे फिर देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। आप कॉपी पेस्ट के लिए इस दुनिया में नहीं आए, आप लॉजिक्स को कंसेप्ट को समझने के लिए आए। आप खाली खाली कैप्लन में वो मार्क करा के पढ़ा रहे हैं लोग, पीपीटी से पढ़ा रहे हैं, उसके लिए नहीं आए यार। आप तो खुद ही क्रिएटिव क्रिएशन है, आप खुद क्रिएट करें लॉजिक्स। अगर लॉजिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप बताइए प्रोफेशनल में जब आप जाएंगे, यू विल बी टेकिंग एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यू कैन नॉट एबल टू सॉल्व इट। सो इन लेक्चर नंबर 6, इन लेक्चर नंबर 5, इन लेक्चर नंबर 7 मैंने आपको बेसिक लॉजिक्स बताने की कोशिश की, दैट व्हाई वी टेक टैक्स शील्ड, व्हाई वी टेक टैक्स अलाउंस ऑन डेप्रिसिएशन। सो आई हैव टेकन कि भाई अगर 0% टैक्स रेट लेते हैं तो डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं है। अगर हम 30% लेते हैं तो डेप्रिसिएशन का यूज है, लेकिन उतना ही यूज है जितना टैक्स सेविंग हो रही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। अगर आप ये लॉजिक नहीं भी समझते तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट मेरे दोस्त आपको आने वाले दिनों में प्रॉब्लम आएगी और बड़े सारे एमसीक्यूज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। So my request to you will be better go by the concepts। एक दिन ज्यादा लग जाए यार। आइए आइए जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 9 की बात हम करेंगे। और मैं आपके सामने इस समय बिल्कुल खड़ा हूं, आपके लिए ही खड़ा हूं, आपके लिए ही खड़ा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें। बेटे अगर ये एक क्वेश्चन ईमानदारी से आज पढ़ लिया ना आपने, तो एग्जामिनेशन किट के 10 केस स्टडीज इजीली कर पाएंगे, क्योंकि वो इसी के ऊपर आधारित है। जैसे लिखा होता है ना सीरियल में, सत्य घटनाओं पे आधारित। तो बेटे क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ना है। मैं देखिए सोल्यूशन तो कैप्लन में भी है, सोल्यूशन तो बीबीबी में भी है, फिर भी आप मेरे लेक्चर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। आपको ये बताया नहीं जाएगा कि ऐसे क्यों किया। भूपेश आनंद आपको बताएगा कि ऐसे इसलिए किया, ऐसे 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 बताएगा। लेकिन वो तब ज्यादा समझ आएगा जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया। अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ पोटेंशियल प्रोजेक्ट, एक कंपनी जिसके आप फाइनेंस मैनेजर है, because you have to appraise that investment appraisal project, potential project with the following forecast। बेटे आप क्या भविष्य की बातें कर रहे हैं कि अगर हम ये प्रोजेक्ट कर लेंगे
तो हमें भविष्य में ये होगा। जैसे आप एसी से कर लेंगे तो आपकी बिग फोर में एमएनसीज में जॉब लग जाएगी, फिर आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी, फिर इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर आप आउट ऑफ इंडिया चले जाएंगे, फिर आप आउट इंडिया फिर आप वहाँ सेट हो जाएंगे, फिर वहाँ पे गाड़ी बंगला ले लेंगे, फिर वहाँ पे सीपीए कनाडा कर लेंगे या सीपीए यूएसए या कुछ भी जो भी आपने सोचा हुआ। आपने भविष्य के बारे में सोचा, तभी तो आप एसीसी कर रहे हो, F9 के पेपर में भूपेश आनंद अटेंड कर रहे हो। नाउ वो कह रहा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कोई भी काम करते हैं तो वी हैव टू डू आउटफ्लो। और आउटफ्लो क्या होती है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदनी पड़ती है, वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो कह रहा है जी नाउ, नाउ का मतलब क्या है? जीरो पीरियड। अब तो आपको समझ आ गया होगा नाउ का मतलब T0। डिस्पोजल प्रोसीड्स, अच्छा फिर वो कह रहा है जी ये जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे T1 T2 T3 में नहीं होगी, खाली T0 में होगी। अच्छा डिस्पोजल्स, इस एसेट को जब बेचेंगे तो थर्ड ईयर में बेचेंगे। फर्स्ट 0 1 2 जान के मैंने डैश कर दिया कि आपको लॉजिकली और समझ आए, आपको ये पता चले कि क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको मैं पढ़ाना सिखा दूं। बेटे बाकी तो आप कर लेंगे, मुझे पता है आप इतने समझदार हैं, है ना। मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि आप करेंगे कैसे, है ना, पढ़ेंगे कैसे। आइए डिमांड, वो कह रहे जी डिमांड जीरो पीरियड में तो होगी नहीं। 5 मिलियन यूनिट्स, 10 मिलियन यूनिट्स, 6 मिलियन यूनिट्स। एक बात बड़ी प्यारी सी बोलनी है, अगर मिलियन लिखा है बिलियन लिखा है तो मिलियन को मिलियन ही रहने दें, जरूरी नहीं ज्यादा जीरो जीरो डालें। बेटा ज्यादा जीरो जीरो डाल के आप खुद अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे और कंफ्यूजन भी क्रिएट करेंगे। एक बच्चा कहता है मुझे तो पता भी नहीं मिलियन क्या। बेटे 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज होता है ना। 1 करोड़ में 7 जीरो आते हैं, ये बात तो पता ही होंगे लॉजिकली। बट मैं आपसे क्या कहता हूँ, लेट इट बी इन मिलियन। आप कैलकुलेशन 5 10 8 की इन मिलियन ही करें, ठीक है सर। द सेलिंग प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी, कह रहा था जी $100 की है, एंड द वेरिएबल कॉस्ट 30 पर यूनिट। वो कहता जो यूनिट्स हम बनाएंगे वो हमें लग रहा है 5 मिलियन बेचेंगे और एक यूनिट 100 रुपए में बेचेंगे और उसकी वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपीज पर यूनिट की होगी। बट दीज फिगर्स आर गिवन इन टूडेज टर्म्स, इट मीन्स करंट परचेजिंग पावर के टर्म्स में दिए, रियल पावर में दिए। इट मीन्स अगर आपको मनी मेथड लगाना तो इसको इन्फ्लेट करना पड़ेगा, ठीक है सर। टैक्सेस पेड, taxes paid 30% 1 year after the accounting period. I think मैंने जब आपको बताया था कि टैक्स इन यूरोपियन कंट्रीज दे जनरली पे, इंडिया में तो एडवांस टैक्स ले लेते हैं उसी या साल के शुरू में ही ले लेते हैं, बट समटाइम्स you have to pay tax after 1 year, so you have to prepare one more year column that we have already discussed. Working capital will be required. बड़ी सिंपल सी बात है जी, जब आप कोई नया काम करेंगे, मशीनरी परचेज करेंगे तो उस मशीनरी के साथ यू रिक्वायर सम वर्किंग कैपिटल ऑल्सो। तो कह रहा 10%, 10% ऑफ सेल्स, जितनी भी सेल्स होगी उसकी 10% वर्किंग कैपिटल चाहिए, और वो पहले चाहिए। मतलब जो फर्स्ट ईयर की सेल होगी उसमें 10% निकालिए, लेकिन वर्किंग कैपिटल आपको T0 में चाहिए। T2 में जो सेल्स होगी उसका 10% निकालिए, लेकिन वो वर्किंग कैपिटल आपको T1 में चाहिए। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा जी, टैक्स अलायंस, टैक्स अलायबल डेप्रिसिएशन, इट मींस यू कैन एंजॉय टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन एज पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इट मींस ये जो $1000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, इसके ऊपर यू कैन एंजॉय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अपने में कोई यूजफुल नहीं है, वी हैव ऑलरेडी सीन, वी हैव सीन दैट। डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग, टैक्स शील्ड, टैक्स अलायंस इज मोर बेनिफिशियल। रिक्वायर्ड रेट रियल है जी, ये भी रियल था, ये भी रियल था। इसका मतलब ये आपको आर दिया हुआ है, आर, ठीक है सर, नॉमिनल रेट नहीं दिया है। जनरल इन्फ्लेशन रेट, वो कहता है ये जनरली तो 3% से बढ़ेगी, बट सेलिंग प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 4% एंड वेरिएबल कॉस्ट बाय 5%। इट मींस आपको स्पेसिफिक रेट भी गिवन है। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में आपको इन्फ्लेशन भी गिवन है, जनरल रेट भी गिवन है, स्पेसिफिक रेट भी गिवन है, पहली बात। इसी क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट भी गिवन है, इंपैक्ट। इसी क्वेश्चन में आपको इंपैक्ट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स भी है, और इसी क्वेश्चन में आपको इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन भी है। तो कहने का मतलब है कि इन केस अगर आप सिंसियरली मेरी बात को सुन लेते हैं, आने वाले 15 मिनट अगर आप मेरे साथ 100% होकर रहते हैं, तो आप काफी सारे यू विल बी एबल टू डू सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन किट। तो मेरी बात आप शायद समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। यू हैव टू कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट आराम से। देखिए कोई जल्दी नहीं है, हम इस क्वेश्चन को प्यार से समझेंगे, करेंगे। मैं चाहता हूं कि 1 मिनट लगा के आप दोबारा पढ़िए, देखिए इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं, फिर हम वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर हम चीजों को समझेंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, भूपेश आनंद आपके साथ है। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन किट या पास एग्जामिनेशन में आपको आते हैं, बिकॉज वी हैव टू सी द इंपैक्ट ऑफ ऑल द थिंग्स।
ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या किया, वो क्वेश्चंस किए जिसमें खाली इंपैक्ट वर्किंग कैपिटल का था, और जस्ट इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, और जस्ट इंपैक्ट ऑफ टैक्स, और जस्ट इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. बट नाउ द पॉइंट इज, इन रियल लाइफ, इन एज अ फाइनेंस मैनेजर, you have to calculate the questions, you have to do the NPV, then we have to follow all the impacts. आपको सारा सबको मैनेज करके चलना है भाई साहब. तो प्लीज आराम से have a reading of this question. मैं आपको टाइम दे रहा हूं, I'm giving you your own time. Please take the time, just analyze, अपने आप से बात करो, सेल्फ टॉक करो कि इसमें क्या क्या बातें पूछी हुई. एक बात तो मैंने आपको ये बतानी है कि अगर स्पेसिफिक रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिवन है तो आपको रियल मेथड से सॉल्व नहीं करना चाहिए एनपीवी, रादर यू हैव टू फॉलो मनी मेथड, दैट इज नॉमिनल मेथड. ये बात तो आई थिंक थोड़ी सी याद भी आ रही होगी, हमने लेक्चर 7 में 6 में की भी है. ठीक है सर. दूसरी बात, टैक्स की बात तो मैंने आपको बताई थी, हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि टैक्स इफ पेड इन एरियर, तो एक साल ओवर ऐड कर लेंगे. And no depreciation is charged in the year of disposal. In the year of disposal, we will calculate either balancing allowance or balancing charge. कुछ भी निकाल लेंगे. ठीक है सर. थर्ड पॉइंट यहाँ पे वर्किंग कैपिटल गिवन है. वर्किंग कैपिटल इज 10% ऑफ सेल्स, और उसको हम इनिशियल देख लेंगे. ठीक है सर. आइए इन सभी बातों के साथ मैं आपके लिए बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें, देखिए मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी मेहनत की है दोस्त. सर ऐसा है ना, ये क्वेश्चन तो मैं कैप्लॉन की सॉल्यूशन निकालता और वहीं पे प्लस माइनस करके समझा देता, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानती यार. मैं भूपेश आनंद आपसे दिल से प्यार करता हूं. तो मैंने क्या किया, बड़ी मेहनत की, स्लाइड्स बनाई, और उस हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर की कि आपको लॉजिकली ज्यादा समझ आए, आपको क्लासरूम का टच हो, है ना. कमर सीधी करके बैठेंगे, देखिए कहानी शुरू होने वाली किस्मत की. तो मैंने एक घड़ा बनाया. मैंने कहा जी घड़े में कौन, घड़े में आपको निकालना क्या है, एनपीवी. एनपीवी में यहाँ पे चारों तरह के इंपैक्ट्स आपको लेने हैं. टैक्स का इंपैक्ट भी इस क्वेश्चन में है, डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी है, वर्किंग कैपिटल का इंपैक्ट भी है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट भी है, और आप बिल्कुल डरेंगे नहीं, करेंगे, करके दिखाएंगे. ठीक है सर, हम स्टार्ट कर रहे हैं. वी विल प्रिपेयर फर्स्टली द वर्किंग नोट, एंड इन दैट वर्किंग नोट वी विल प्रिपेयर अ टाइम लाइन. समय की रेखा बनाएंगे कि ये समय है, मैं समय हूं, मैं चलता रहता हूं, मैं रुकता नहीं, बस आपके पेपर आने ही वाले हैं. तो मैंने T0 में कहा कि आपको इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, मैंने ब्रैकेट में लिखा. फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इतने यूनिट्स आप बेचेंगे, 5 मिलियन, 10 मिलियन और 6 मिलियन. बट वी वांट कैश इनफ्लोस, एंड कैश इनफ्लोस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस प्लस टर्मिनल कैश इनफ्लोस. And operating cash inflows can be calculated by two methods. One is profit after tax plus depreciation, which is not generally being followed by ACCA. And the second method is cash profit after tax, or trading cash profit after tax plus tax saving on depreciation. So we will be following this method. सब कुछ क्लियर है, सब बता चुका हूं बेटे, मेहनत हो चुकी. ठीक है सर. सेलिंग प्राइस इज $100, $100 and $30, and you have sold that asset in the year of sale, that is in the third year. Okay, so I will not charge any depreciation in the third year. दोस्तों ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये कैप्लॉन में, बीबीबी में नहीं है. आप ध्यान से मेरी बात को सुनना, और इस चीज को आराम से सभी वर्किंग नोट्स को प्रिपेयर करना, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन बन जाएगा जब आप एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक सर. आइए जी, नोट नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं. मैंने अपनों से अपनी सी बात कर रहा हूं, अपनों से अपनों से अपनों से अपनों से अपनी सी अपनों से अपनी सी बात. मैं आप सभी से अपनी सी बात कर रहा हूं. फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन इज स्पेसिफाइड in today's terms, because it is specifically given in the question that this information is real terms, today's terms, current purchasing power. ठीक है सर. Note number 3, tax is paid 1 month in arrear, that we have already discussed. I have already told you कि टैक्स 1 साल के बाद दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 4 साल बनाने पड़ेंगे, मतलब क्योंकि 3 साल का तो प्रोजेक्ट ही है, तो 4th ईयर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो 3rd ईयर का टैक्स होगा वो आप 3rd ईयर में नहीं देंगे, 4th ईयर में देंगे. फर्स्ट ईयर का टैक्स फर्स्ट ईयर में नहीं देंगे, सेकंड ईयर में देंगे. सेकंड ईयर का टैक्स सेकंड ईयर में नहीं देंगे, थर्ड ईयर में देंगे. अब ये बात कैप्लॉन बीबीबी नहीं बताएगा, इस तरह के वर्किंग नोट नहीं बनाएगा. इसके बाद भी अगर आप नहीं करते तो साहब आप समझ लीजिए आप बेवकूफ इंसान है. मैं आ गया जी नोट नंबर 4 में. पहले 3 नोट मुझे मालूम है आप लिख चुके हैं, नोट नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं. अभी क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं किया बेटे, क्वेश्चन को समझ रहे हैं, सो दैट आपको मैं एक हैबिट डाल दूं कि जब आप क्वेश्चंस करेंगे एग्जामिनेशन किट से तो हो पाएंगे. ठीक है सर.
फ्रेंड्स वर्किंग कैपिटल इज रिलेटेड विद सेल्स। अच्छा वर्किंग कैपिटल किसी से भी रिलेट करती है, लेकिन बेस्ट क्राइटेरिया होता है सेल्स का, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो सेल्स के ऊपर है। ठीक है सर। फ्रेंड्स वर्किंग कैपिटल इज टू बी इंट्रोड्यूस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। भाई आप ये बताओ, पहले सामान बनाओगे तभी तो फर्स्ट ईयर में बेचोगे, तो आपको वर्किंग कैपिटल फर्स्ट ईयर में थोड़ी चाहिए, पहले ही चाहिए। तो जीरो पीरियड में चाहिए, फर्स्ट ईयर में चाहिए, सेकंड ईयर में चाहिए। बट उसके लिए पहले आपको T1 T2 T3 की सेल्स निकालनी पड़ेगी। अच्छा उसके लिए आपको यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा। अच्छा यूनिट्स तो पता ही है, 5, 5, 10 या जो भी है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो सेल्स है, सेलिंग प्राइस है, वो आने वाले फर्स्ट ईयर में 10% से बढ़ जाएगा। अच्छा उसका 10% वर्किंग कैपिटल है, ये ठीक है, ये बताने की कोशिश की है। बेटे कितनी मेहनत की है, अभी तो मैंने फिगर्स बताई नहीं, मैंने अभी ग्राफ कर करके आपको लॉजिकली बताना चाहता हूं कि आगे अभी हम क्या करने वाले हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नोट नंबर 5 में आ जाइए। We are available with the specific rate of inflation, and I have told you there are two rates of inflation. One is the general rate and the second is specific rate. जब स्पेसिफिक रेट होता है तो आप रियल मेथड को टच भी मत करना, करंट लगेगा, करंट आपको मनी मेथड से करना है। हाँ अगर जनरल रेट है और एन्युटी कैश इनफ्लोज है या परपीचुटी है तो रियल मेथड लगाओ, नहीं तो फिर भी मनी मेथड लगाओ। इट मीन ज्यादातर आप मनी मेथड, नॉमिनल मेथड से अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक सर, we will available with this. So friends, we will apply money or nominal method while calculating. अब ये बातें सोल्यूशन में थोड़ी दी उन्होंने, तो 4-5 लाइन की सोल्यूशन करके साइड में कर दिया। आपको समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। Real rate of return and the rate which is given to me, I have to use the discounting rate, I have to use the present value factor. No doubt table values will be given to you, but you have to use that factor, and that is 6.8%. So I will be using that equation 1 plus I is equal to 1 plus R into 1 plus H, and with the help of that I can calculate the nominal rate of return. बेटे पेपर में उन्होंने डायरेक्टली कैलकुलेट करके रख दिया, भूपेश आनंद ने पूरी इक्वेशन बनाई, वैल्यूज पुट की। अच्छा वैसे आ रहा है 10.04, उन्होंने 10% के बेसिस पे कर लिया, कोई टेंशन नहीं, आप भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड नॉमिनल रेट एट 10%। बेटे अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, 6 नोट आप लिख चुके हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन बन रही है आने वाले लेक्चर्स, आने वाले एग्जाम किट के, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के, एनपीवी के क्वेश्चंस की। नोट नंबर 7, वर्किंग कैपिटल का आ गया जी, आराम से देखो जी। वर्किंग कैपिटल मैंने अभी बताया था, T0 में चाहिए, T1 में चाहिए और T2 में चाहिए, एक साल पहले चाहिए। T1 वाली T0 में चाहिए, T2 वाली T1 में चाहिए, T3 वाली T2 में चाहिए। बट फॉर दैट फर्स्टली आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, सेल्स। अच्छा सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट्स इनटू प्राइस। अच्छा यूनिट्स तो गिवन ही थे 5 मिलियन, जो हमने कहा था कि 5 मिलियन ही रहने दो उसको, है ना। फिर 10 मिलियन, फिर 6 मिलियन। अगर मैं इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटे सेल्स आ जाएगी, और सेलिंग प्राइस 4% से बढ़ रही है, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट गिवन है, तो इसका मतलब 100 रुपीज जो आपको T0 की वैल्यू दी है ना, वो रियल टर्म्स की है, लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो आप बताइए जी फर्स्ट ईयर में वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट $104 का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। 4% आप अगर नहीं लगा पा रहे तो मेरे लिए दुख की बात है बेटे। अगर आप $100 प्लस 4% ऑफ $100, $104 भी नहीं निकाल पा रहे तो ACCA छोड़ दीजिए। फिर 104 का 4%, मतलब 104 प्लस 4% ऑफ 104, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया। आप में से कुछ मूड बुद्धि के बैठे हैं, दोस्त हु आर डूइंग फ्रॉम कैलकुलेटर विद देयर मोबाइल, वो बेवकूफ इंसान है, कमर सीधी करके नहीं बैठे, वो ढीले बैठे हुए हैं, वो अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करते। $108.16 और थर्ड ईयर में 108.16 का 4%, 113.36। This is the selling price per unit. So if I multiply selling price per unit with number of units, I can calculate sales. तो बेटे मैंने मल्टीप्लाई किया, आ गले लग जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ये फिगर कैलकुलेट कर दी। आप चेक करिए, $520 की सेल्स होगी फर्स्ट ईयर में, मिलियन 1082 मिलियन डॉलर की सेल होगी सेकेंड ईयर में, 8681.40 की सेल्स होगी थर्ड ईयर में। ठीक है सर। अच्छा अब आप बताइए पहले वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। बेटे हमें पता 10% है, तो $520 का 10% $52, $1082 का 10% $108.2, 68.40 का 10% $68.14। बट द पॉइंट इज जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी फर्स्ट ईयर में, वो फर्स्ट ईयर नहीं चाहिए, जीरो पीरियड में चाहिए। इसलिए मैंने एरो बनाए, एरो बनाए, एरो बनाए, एरो बनाए। बेटे नोट कर लो बेटे, सच कह रहा हूं, ये कैप्लॉन में इस तरह से प्यार से एक्सप्लेन नहीं किया गया।
उन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज किए है। आप डर जाओगे, घबरा जाओगे। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे होके घबराओ। आप प्लीज साथ साथ प्रिपेयर करो। यू हैव टू डू इट अलॉन्ग विद मी माय डियर फ्रेंड्स। I am coming to note number 8, my dear friends. Again, in note number 8, my dear friends, I want to calculate cash profit or trading profit. Not on that we have to charge the tax also. तो tax मैंने जान के ना NPV calculate करते समय लिया कि आपको और logically बताऊं. I know that how we can calculate tax, how we can calculate trading cash profit. That is sales minus cost. And in cost, I am only giving you the variable cost. तो मैंने sales तो लिख ही दिया. अच्छा, zero period में तो sale होगी नहीं. 520 million dollars, 1082 million dollars, 675 million dollars, and variable cost is 30 per unit in T0, so that has to be increased by 5%. तो आप बताइए जी, वेरिएबल कॉस्ट आप जब इंक्रीज करेंगे कितने परसेंट से? 5% से। तो बताइए जी 30 इंटू 5%, ये आ गया जी 31.5। तो मैं पहला करके दिखा देता हूँ। 31.5 इंटू 5 मिलियन इंटू 5, ये आ गया जी 157.5। इसको हमने ले लिया 158 मिलियन डॉलर्स वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, सेकेंड ईयर में आप बताओ ना, सेकेंड ईयर में फिर 5% और बढ़ जाएगा तो 31.5 31.5 इंटू 5% प्लस इज इक्वल टू 33.05। ये आ गया जी 33.075 पर यूनिट इंटू कितने यूनिट से बेटे? फर्स्ट सेकेंड ईयर में कितने यूनिट थे? 10। तो ठीक है बेटे, हो गया। ये लो, नीचे वैसे मैंने करके दिखा दिया है, इंटू 10, ये आ गया जी 331। बेटे नीचे मैंने इसका भी वर्किंग नोट बनाया। कितनी मेहनत की है यार कि भाई वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट ईयर में कितनी होगी, फिर सेकेंड ईयर में कितनी होगी, फिर थर्ड ईयर में कितनी होगी। इसका 5%, पहले 30 का 5%, फिर 31.5 का 5%, फिर 33 पॉइंट। बेटे मैं कह रहा हूं ना, एक क्वेश्चन ध्यान से कर लिया तो 10 क्वेश्चन कर लोगे, इसलिए अभी भी समय है। कमर सीधी करके बैठो, मोबाइल फोन ऑफ कर दो, टेबल में बैठ के पढ़ो। लेट के पढ़ोगे तो पाप है, अभिशाप है बेटा। नंबर ऑफ यूनिट्स 5, 10 and 6, so I have multiplied these two and this is answer, multiplied these two and this is answer। बेटे मैंने खुद सॉल्व किया है, क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन तो कैप्लन के सॉल्यूशन में भी नहीं दिया। तो मैंने खुद सॉल्व किया, खुद किया। मैंने देखा कि क्या मैं कर पा रहा हूं इन कंसेप्ट से। ठीक सर। लास्ट में मैं आ गया आपके पास डेप्रिसिएशन। बेटे आपको पता है ना, डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर, इन द ईयर, एंड इट इज नॉट अलाउड इन द ईयर ऑफ सेल। तो मैंने क्या किया, T0, T1, T2, T3, T4। ठीक है जी, बिकॉज आपको टैक्स का इफेक्ट नेक्स्ट ईयर पे करना है। तो आप देखिए, एसेट की डेप्रिसिएशन 1000 के ऊपर 25% लगाओ तो 250 आ गया जी। 750 आ गई WDV, इसके ऊपर 25% लगाओ तो ये आ गया जी 25% लगाएंगे तो 187.5। फिर ये आ गई WDV, और उसके बाद 562 के बाद थर्ड ईयर में हम वी विल नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन बिकॉज इट इज अ ईयर ऑफ सेल। सो वी विल कैलकुलेट बैलेंसिंग अलाउंस, मतलब STCG या STCL निकालेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस समझने के लिए। ACC वालों ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का नाम रखा बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज, वो आ गया 200। ठीक सर, तो लॉस हो गया। लॉस क्या हो गया, कितना अलाउंस आ गया, उसके ऊपर टैक्स सेविंग मिलेगी। बट द पॉइंट इज बिकॉज यू हैव टू पे टैक्स इन द नेक्स्ट ईयर, तो इसका जो बेनिफिट होगा कि कैसे निकाला बेटे, 30% निकालो ना, 30% करो ना, टैक्स सेविंग 30% करो ना, और इसका भी 30% कर दो, करो ना बेटे, कर लो, और ये आ गया बेटे 30%। बट नाउ यू हैव टू पे इन द नेक्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन वी विल एंजॉय द बेनिफिट्स इन सेकंड ईयर। सेकंड ईयर टैक्स सेविंग विल एंजॉय द बेनिफिट्स इन द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर टैक्स सेविंग विल एंजॉय इन द फोर्थ ईयर। आइए, मैं भूपेश आनंद। अब ये स्टेटमेंट आपको उन्होंने डायरेक्टली सोल्यूशन में दे दी। बेटे खाली ये सोल्यूशन करोगे तो 6 घंटे लग जाएंगे, समझ ही कुछ नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, वर्किंग नोट बनाना है, फिर छोटे छोटे नोट्स बना के काम समझना है, और लास्ट में आना है कंबाइंड स्टेटमेंट। और इसका भी फॉर्मेट मैंने बताया था। आपने क्या करना है, कॉलम वाइज T0, T1, T2, T3 लिखना है, और रो वाइज कैश फ्लोज लिखनी है। साथ साथ करेंगे बेटा, कैलकुलेटर बाहर निकाल लो यार। देखो जी, एसेट खरीदोगे तो $1000 लगेंगे। मैंने डैश 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 कर दिया कि आपको समझ आए कि इसमें कुछ नहीं है। वर्किंग कैपिटल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी, 52
56, 40, 68, मतलब एक एक साल पहले। ठीक है सर। ट्रेडिंग ऑपरेटिंग इनकम तो अभी भी कैलकुलेट किया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, इसमें टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, टैक्स हमें नेक्स्ट ईयर देना है, तो 362 का, अगर आप 362 का, $362 मिलियन का 30% निकालें तो ये आ रहा है जी 108.6। इसको 109 ले लिया है, विच इज टू बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। इसके ऊपर टैक्स, इसके ऊपर टैक्स, फिर टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन, ये तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। 75, 56, 109। मैं ऊपर गया, दोबारा से गया, आराम से। मैंने कहा ना जल्दी नहीं है मेरे को, एक क्वेश्चन कम हो जाएगा यार, एक क्लास ज्यादा लग जाएगी, क्या हो गया? आपको जल्दी होगी, मुझे तो है ही नहीं। आराम से। प्लीज प्रिपेयर द कॉलम्स, प्लीज प्रिपेयर द फॉर्मेट। हेडिंग लिखो, कंबाइंड स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय अ फाइनेंस मैनेजर। फिर T0, T1, T2, T3, T4, और एक कॉलम बनाओ कैश फ्लोज का। कैश आउटफ्लो $1000 मिलियन है, वो जीरो पीरियड में ही होगी, इसलिए बाकी ईयर्स में मैंने डैश 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 कर दिया। वर्किंग कैपिटल आपने ऑलरेडी वर्किंग नोट से कैलकुलेट किया है, वो T0, T1, T2 में होगी, T3 में नहीं होगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इज टू बी इंट्रोड्यूस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है सर, वो देखिए 52, 56, 40 एंड 68। आराम से देख लीजिए, पहले कोई जल्दी थोड़ी है। मैं रुक गया हूँ भाई साहब, आप पहले नोट करो, अपने आप करोगे ना तो ज्यादा समझ आएगा, मैं तो करा ही रहा हूँ। ध्यान से देखो जी, मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ। 52 मिलियन की वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको, तो ये 52 तो जीरो पीरियड में हो गई। अच्छा, सेकंड ईयर में आपकी सेल्स है 1082, तो उसका 10% निकाला 108.2, और ये चाहिए फर्स्ट ईयर में। तो अब आप ये बताइए कि टोटल 108.2 है ना, तो आप ये बताइए कितने इंट्रोड्यूस करें कि 108.2 आ जाए। 108.2 माइनस 52, ये आ गई जी 56.2। आप चेक करिए, मैंने यहां पर लिखा है 56.2। आपको समझ आ रहा है जी 56.2 कैसे आया वर्किंग कैपिटल? ये 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 56.2, ये समझ आ गया सभी को? बोलो। अब आ जाओ थर्ड ईयर में, आपको चाहिए 68.4। आपको थर्ड ईयर में चाहिए 68.4, बट आपने ऑलरेडी कितनी लगाई हुई है कैपिटल? 108.2। आपने ऑलरेडी लगाई हुई है 108.2, तो आप क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल को रिकवर कर लेंगे। तो 108.2 में से कितने रिकवर कर लें कि हमारे पास 68.14 आ जाए? 40.6। आप चेक करो जी, मैंने यहां पे लिखा 40.6, तो उसकी जगह 40 रिकवरी है, ये प्लस का साइन है। अच्छा, जब आप प्रोजेक्ट खत्म कर देंगे तो आपको पता ही है कि टर्मिनल कैश इनफ्लो होगी, तो जो भी कैपिटल अभी तक लगी थी वो सारी आ जाएगी। तो 68 ही लगी हुई है, तो 68 मैंने रिकवर कर ली। बेटे, ब्रैकेट का मतलब है आउटफ्लो, विदाउट ब्रैकेट का मतलब है इनफ्लो। आई थिंक मैं ये 40 और 68 समझा पाया हूं कि आपने ये चेक करना है कि उस ईयर में और कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लें, या उस ईयर में कितनी कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रिकवर कर लें कि जो बैलेंस चाहिए हमें हो जाए। मतलब ब्लड प्रेशर हाई है, कितना कम आ जाए कि नॉर्मल आ जाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने यहां पर इस तरह से किया। आइए जी, आइए जी, चेक करिए जी, 40 प्लस 751, चेक कर लेते हैं एक बार। 40 प्लस 751 माइनस 109 माइनस 75, 40 प्लस 751 माइनस 109 माइनस 75 is equal to
चलिए फर्स्ट कॉलम से करते हैं पहले। फर्स्ट कॉलम का टोटल समझ आ गया 1052, ठीक है जी। दूसरे कॉलम में आ जाइए 362 माइनस 56, ये आ गया जी 306। थर्ड कॉलम में आ जाइए, थर्ड कॉलम बेटे मुझे लगता है मैंने थर्ड कॉलम में थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गलती कर दी है। ये 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 आ रहा है 625, क्योंकि मैंने अभी कैलकुलेटर से किया बार बार, तो 625 आ रहा है। आप चेक करिए जी 625 ही है, आराम से आराम से, देखिए कोई जल्दी नहीं है। चेक करिए, मैं एक बार दोबारा से आपके सामने लाइव करूंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। 625 कैसे आया देख लो, इसी कॉलम का टोटल कर दो, T2 का 40 प्लस 751 प्लस माइनस 109 माइनस, अच्छा माइनस नहीं है, प्लस 75, 757 है जी। मेरी ही गलती है, मैं ही गलत लिखता जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैं यहाँ पर मेरी मिस्टेक है, ये 757 ही था जो पहले फिगर लिखी थी, बिल्कुल ठीक थी। अब आ जाओ जी, इसमें आ जाओ T3 में 68 प्लस 467 प्लस माइनस 225 प्लस 56, ये आ गया जी 366। एक बार चेक कर लीजिए। मैं हूं इस समय थर्ड ईयर में दोबारा कर रहा हूं। 68 प्लस 467 प्लस, अच्छा माइनस है 225, और मैंने ना टर्मिनल कैश इनफ्लो नहीं लिए गलती से। टर्मिनल ये मैं लिख रहा हूं जी, टर्मिनल मतलब सेल प्रोसीड्स, तो सेल प्रोसीड्स मेरे से रह गया। सेल प्रोसीड्स इसका मतलब है मैंने सोल्यूशन देख के नहीं किया। 200 की सेल प्रोसीड्स है भाई, आपने थर्ड ईयर में बेचा ना, तो अभी तो बैलेंसिंग अलाउंस निकाला, तो 200 की थर्ड वो है, तो प्लस 56 प्लस 200, ये आ गया जी 566, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहुंच गया जी 566। अब ये बात प्रूव करती है कि मैंने कैप्लॉन का आंसर नहीं देखा, मैंने अपने आप सॉल्व किया और आपको लाइव करके दिखाने की कोशिश की। 140 माइनस 109, ये आ गया जी 31 माइनस का। टर्मिनल कैश इनफ्लो एक तो सेल वैल्यू ऑफ एसेट होती है और एक रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल होती है। मैंने रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल यहां ले ली, वैसे तो एक साथ भी कर सकते थे, ज्यादा बेटर था। जब आप ये 65, ये 68 रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल और ये जो है 200 सेल प्रोसीड्स एक साथ ही लिखते, टर्मिनल कैश इनफ्लो 268, क्योंकि आपको इस तरह से याद रहेगा कि टर्मिनल कैश इनफ्लो इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो कोई आइटम भूलेगी नहीं। कैश इनफ्लो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो प्लस टर्मिनल कैश इनफ्लो, and terminal cash inflow is due to two reasons. Terminal cash inflow is due to two reasons. One is due to operating cash inflow. अच्छा, terminal is due to two reasons. One is due to recovery of the working capital and second is due to the sale value of the assets. तो टर्मिनल लिखें ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो मैं ऐसा कर रहा हूँ जी, यहाँ पर अब बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं यहाँ पर टर्मिनल ही लिख रहा हूँ और इसका वर्किंग नोट भी बनाना चाहिए वैसे, टर्मिनल कैश इनफ्लो, और यहां पर मैं लिख रहा हूं 268। आपको ज्यादा समझ आएगा दोस्त, इसलिए ऐसा कर रहा हूं, और ऊपर से 68 यहां से रब कर रहा हूं, क्योंकि आपको लॉजिकली पता चल गया कि एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज टू बी रिकवर्ड। ठीक है जी, बीच में भी रिकवर हुई है वैसे 40 की, बट वो टर्मिनल नहीं है। टर्मिनल तो तभी होती है जब एंड ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। आई थिंक आप अब ये निकाल सकते हैं। कहने का मतलब एक ही है, आप फर्स्ट टाइम करेंगे नहीं होगा, घबराना नहीं है। सेकेंड टाइम करेंगे नहीं होगा, घबराना नहीं है। कुछ तो इंप्रूवमेंट होगी, धीरे 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 आपको लॉजिक्स आपको समझ आ जाएगा। मेरे लेक्चर्स दोबारा देखने, क्या पता आपने उस समय वो पॉइंट ध्यान से ना सुना हो या ना लिखा हो, या आपने उतना उसमें तवज्जो ना डाला हो, अब डालना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो हम आ गए जी नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आइए सर, आइए आइए, मैं 10th की तरफ आ गया हूं और मैं ध्यान से पढ़ूंगा इस क्वेश्चन।
अब बड़े इजी इजी से हैं, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं। आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन कर लिया दोस्त, बधाई है आपको, आप सबको बधाई है, बधाई है, बधाई है। आप सबने समझ लिया कि चारों चीजों का इंपैक्ट क्या है। बधाई है, बधाई है। पढ़ते हैं। अ प्रोजेक्ट हैज अ एनुअल कैश इनफ्लो। देखो दो दो तीन बातें लिखी है, एनुअल, नेट, कैश इनफ्लो। मतलब एक तो ये कैश इनफ्लो है, कैश प्रॉफिट्स है, नेट है, आउटफ्लो माइनस इनफ्लो करके नेट है, और एक साल की है, ऑफ 3 million occurring at the end of each year. Life of the project is 2 years. An investment of 3.5 million is made at the outlet. In the beginning, outflow. All cash flows are subject to tax rate of 30%. Payable when cash is received. इसमें यहां पर एरियर नहीं है. There is no tax allowance, depreciation. Average inflation rate is 5%. Expected to affect the effect of inflow of this. Cost of capital is 15.5% in money terms. आपको एनपीवी निकालनी है। बेटे क्वेश्चन छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें एक दो बातें छोड़ के सारे इंपैक्ट है। इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन भी है, इंपैक्ट ऑफ टैक्स भी है, हाँ इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और वर्किंग कैपिटल आई थिंक नहीं है, लेकिन आपको तो मैंने चारों इंपैक्ट्स बताए हैं। आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन का वर्किंग नोट बनाना है, जो इंपैक्ट्स हैं उसके वर्किंग नोट्स अलग से प्रिपेयर करने हैं, और फिर लास्ट में कंबाइंड स्टेटमेंट बनानी है। एनपीवी की जल्दबाजी नहीं करनी। कैप्लॉन में जो सोल्यूशन दिया बहुत छोटा सा दिया है, आप देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। आप भूपेश आनंद के हिसाब से चलें, जो भूपेश आनंद आपको कहता है। आप इसकी चित्र बनाइए, चित्र रूपा, चित्र के रूप जैसी टाइमलाइन। प्लीज प्रिपेयर टाइमलाइन, T1 T2 T0। अब यहाँ T3 बनाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि टैक्स आपको उसी ईयर में देना है जिस ईयर में आपकी इनकम हो रही है, एरियर में नहीं देना। और वर्किंग ठीक है, तो T0 में देखिए आउटफ्लो 3.5 मिलियन है। अब जो जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, जो जो डाटा है वही तो लिखना होता है टाइमलाइन में। आप घबराते क्यों यार? फर्स्ट ईयर में 3 मिलियन की कैश इनफ्लो है, मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट करके उन्होंने 3 मिलियन, और 3 मिलियन यहां पर है। ठीक है सर। टैक्स रेट 30% है, इन्फ्लेशन रेट 5% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15.5 है। इट मीन आप मनी टर्म्स में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप पहले वर्किंग लोड बना ले। मैं फिर ऊपर ले गया स्लाइड, कमर सीधी करके बैठ रहे हैं आप, ढीले बैठ चुके हैं। आपको लग रहा है क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं कर पाओगे अगर अभी नहीं किए तो, और फिर लास्ट में उठाओगे तो घबरा जाओगे। T1 T2 3 टैक्स रेट 30%, इन्फ्लेशन रेट 5%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15.5%। अब आप ये बताइए जी, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो में 5% की बढ़ोतरी होगी इन्फ्लेशन की, बिकॉज हमें गधे गधे एक साथ लेने हैं, घोड़े घोड़े एक साथ लेने हैं। आई विल बी फॉलोइंग मनी मेथड और आई विल बी फॉलोइंग नॉमिनल मेथड। तो उसमें रेट ऑफ डिस्काउंटिंग तो नॉमिनल है, कैश इनफ्लो भी तो नॉमिनल होनी चाहिए। अच्छा, जब कैश इनफ्लो नॉमिनल होंगे और वो दी हुई है रियल, तो उसको बढ़ाओ, तो 3 प्लस 5% ऑफ दिस 3.15 फर्स्ट ईयर में होगी, और सेकंड ईयर में 3.15 का 5%। तो आपकी इनफ्लोस फर्स्ट ईयर में इतनी होगी, सेकंड ईयर में इतनी होगी। ठीक है सर। तो दीज आर नॉमिनल कैश इनफ्लो। आओ जी सर, सर ये कंबाइंड स्टेटमेंट आप बनाने से पहले क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझ लो, पढ़ लो, देख लो। जो समझदार बच्चे होते हैं ना, वो बातों को सुनते हैं और करते हैं। कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी। अब T0 T1 T2 आउटफ्लो पता ही है आपको 3500 गिवन है, इसलिए मैंने जान के यहां डैश कर दिया। T0 में ही होगी। कैश इनफ्लो 3150, ये निकाला 3150, और ये निकाला 3308। ठीक है जी। टैक्स उसी ईयर में देंगे, तो कर लीजिए 3150 का 30%, ये आ गया जी 945। आप कर नहीं रहे ना, चक्कर तो ये है, करेंगे तो ज्यादा बातें समझ आएंगी। 30%, तो चलिए जी, ये आ गया जी नेट कैश फ्लो 3500, 2205, 2316। आई थिंक उसके बाद तो इजी है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाएंगे एंड वी विल कैलकुलेट एनपीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुका हूं।
ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर हम करने जाएंगे अभी, हमने कर लिया जी 10th, अब हम कर रहे हैं 11th। आराम से छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए इसका कुछ लिखा नहीं। अ कंपनी हैज अ मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मनी रियल इज दिस, ये तो किया हुआ था, 1 प्लस एन इज इक्वल टू, या 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, तो 1 प्लस 0.1655 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.11 इंटू 1 प्लस एच। कर लीजिए, उसमें क्या है, ऐसे तो किया हमने, ट्राइजेशन 1 2 3 4 किए थे, कुछ मुश्किल थोड़ी है। आप इसको ये निकाल लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 12, डेट ऑफ रेलेवेंस इज द इवेल्युएशन, डाटा ऑफ रेलेवेंस इज द इवेल्यूएशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट गिवन बिलो। वो कहता है जी कुछ कुछ निम्नलिखित जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। आई एम गिवन विद दैट एंड आई हैव टू सी दैट विच आउट ऑफ दैट विच इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट। द फर्स्ट इज गिवन टू मी एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द रियल टर्म्स। इट मींस दिस इज गिवन टू मी इन रियल टर्म्स। Inflation is 5%. Expected increase in the inflows is 6%. Expected increase in the outflow is 4%. It means I am given with the general inflation rate as well as specific inflation rate. It means I can only follow money method. It means I have to convert real cash flows, if they are real, I have to convert in nominal terms. Okay. Which one of the sets of adjustments will lead to correct NPV? तो आपको यहां पे देखना है इंपैक्ट किस किस का लेना है। एक तो इंपैक्ट लेना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, क्योंकि उसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। और एक मनी मेथड से ही कर सकते हैं। देखते हैं, कैश इनफ्लो अनएडजस्टेड रॉन्ग है, करनी पड़ेगी एडजस्ट। 5% पर ईयर सेकंड ऑप्शन में आ गया, एंड 5% पर ईयर। ये भी गलत है बेटा, वो कह रहा है आउटफ्लो 4% से बढ़ेगी, वो 6 से बढ़ेगी, वो 5 से बढ़ेगी, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि 5% पर ईयर। सी पढ़िए, सी। अच्छा, इनफ्लोस आराम से 6% पर इंक्रीज, ये भी 6 इनफ्लोस को 6% से बढ़ाएंगे और इसको 4% से बढ़ाएंगे, और ये 15% कैसे करेंगे, आपको ये निकालना पड़ेगा। 15% तो दिया हुआ है, तो इट मीन्स पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये 15 है या 15.5 है। ठीक है जी, उसको निकाल लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.10 इंटू 1.05 कर लीजिए। 1.10 इंटू 1.05, ये आ गया जी, ये आ गया 1.155 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.155 इज इक्वल टू 15.5, ये आ गया। इसका मतलब ये डी ऑप्शन ठीक है। मैंने कहा ना, आपके लॉजिक्स, आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आप कर लेंगे। मैं आ गया जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ कैप्लॉन। एसेट कॉस्टिंग 40,000 इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 3 years। मैंने आराम से इसकी टाइमलाइन बनाई, 1 2 3, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 0। बेटे आदत डाल लो टाइमलाइन बनाने की, क्वेश्चन को पढ़ने की और वर्किंग नोट बनाने की। आंसर निकालने में समझदारी नहीं है, कॉपी पेस्ट में समझदारी नहीं है, खुद करके मजा आएगा यार, वो जो अंदर का मजा है। आफ्टर विच इट कैन बी सोल्ड फॉर 16,000, इस दिन 16,000 की बिक जाएगी। तो कॉर्पोरेशन टैक्स इज 30%, टैक्स एप्लीकेबल रेट इज डेप्रिसिएशन इज 25%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, taxes payable at the end of each year. What is the cash flow in respect of tax allowance depreciation that will be used in time 2 on the net present value? बेटे इजी है, 10 बार कराया है बेटे। इसमें तो बैलेंसिंग अलाउंस निकालना है और बैलेंसिंग चार्ज निकालना है, आप आराम से कर सकते हो। मैंने ये लॉजिक्स कराए हुए, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा बेटे। मैं आ रहा हूँ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 14 में। अ न्यू प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेल ऑफ 55,000 यूनिट्स, selling price is this much, growing at 6%, 3 years, working capital is equal to 12%। आराम से आपको ये निकालना है कि सेकंड ईयर में वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए। मैंने बताया ना कि हम पहले वर्किंग कैपिटल टोटल कितनी है और कितनी इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ वो कह रहे हैं इंट्रोड्यूस कितनी कर रही है। चाहिए में और इंट्रोड्यूस में डिफरेंस है, आप क्वेश्चन को पढ़ लो पहले।
आप ये कर चुके हो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9 में, जब मैंने कहा था जी वर्किंग कैपिटल टोटल इतनी चाहिए और इतनी है, तो सेकंड ईयर में आपने रिकवर की थी, अभी कराऊंगा, पढ़ो। वो कह रहा है कितनी यूज करोगे जब आप एनपीवी की कैलकुलेशन करोगे, मतलब जितनी हमने ऐड की होगी या जितनी रिकवर की होगी या जितनी एडिशन की होगी। लो जी, कसम होगी अगर आपने इसका चित्र ना बनाया, बता रहा हूं आपको, मैंने बड़ी मेहनत की है। आप बाकी लेक्चर्स यूट्यूब के कंपेयर करना, मेरे लेक्चर्स कंपेयर करना, आपको खुद समझ आ जाएगा किसने कितना हार्डवर्क किया और किस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बेवकूफ हो गए अगर नहीं करोगे तो, थप्पड़ मारूंगा, खड़ा हो, लिखो T0 टाइमलाइन, T1 T2 T3, नंबर ऑफ यूनिट्स 55 55 55 इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट 3.5 3.71 3.93. I think I have already told you there is a growth. Okay, now total is 1,92,500, 2,04,500, and this is, I have calculated 12% of that. So this is the working capital required. ये required है जो आप यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ये रिक्वायर्ड है जो यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे, ये रिक्वायर्ड है जो यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब आप ये बताइए, जब थर्ड ईयर की वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है 25955 विच इज टू बी इंट्रोड्यूस इन द ईयर नंबर 2, और ईयर नंबर 2 में ऑलरेडी 24,486 की आपने लगाई हुई है क्या वर्किंग कैपिटल, तो वो रिकवर हो जाएगी ना, और आपको कितने और पैसे डालने पड़ेंगे 14,699। बेटे ध्यान से समझ के करना है, मैं फिर रिपीट करता हूं, मुश्किलें आएंगी, हर पल मुश्किल आएगी, बट अगर आप जितने ज्यादा अवेयर होगे उतना ज्यादा जल्दी काम होगा। यार आप देखो ना इस वीडियो में इसने क्या किया, आपको मैं छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं, सुनो, देखो, लाइफ इज अ डेली बैटल, हर रोज का बैटल है यार। चेक करिए, देखिए इसमें क्या हो रहा है। मुश्किलें आएंगी, घबराना नहीं, कोशिश करनी है दोबारा से F9 को पढ़ने की। You have to keep on pulling, कोशिश करते रहना है, इसकी भी निकालते रहनी है। आपको लग रहा है कि बस आप हारने वाले हो, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, तब भी कोशिश करें। बेटा हिम्मत नहीं छोड़नी, हिम्मत नहीं छोड़नी। एनपीवी F9 चैप्टर 4 एग्जाम किट करके आना है यार, झंडे गाड़ दो, मजा आ जाए एक बार। बेटा जाने देना कि अगली बार पेपर दे देंगे तो बहुत आसान है, नेक्स्ट अटेम्प्ट दे देंगे, आपकी मर्जी है भाई साहब, देना तो फिर भी पड़ेगा। तो किसी भी चीज को छोड़ना बहुत आसान है। अकेले ही रहेंगे, ए मार्ग के सहारो मत दो मुझे सहारा, अकेले ही करना है आपको एसीसी। पता है कि यार एसीसी बन जाऊंगा तो मैं अपनी फैमिली की हेल्प कर पाऊंगा, अपनी हेल्प कर पाऊंगा, सोसाइटी की हेल्प कर पाऊंगा, तो फिर तो यार ये तो आपको खुद ही स्टैंड अपनी टीम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ के लिए। और अकम्प्लिश कर लो यार, कितनी खुशी होगी जब आप एसीसी क्वालिफाई कर जाओगे।
मतलब वो एहसास अभी लेकर आओ, वो भाव अभी लेकर आओ कि आपने रिजल्ट देखा और आप पास हो गए 13 पेपर्स। ओहो, तो मेरी बेस्ट विशेस है, प्रैक्टिस करें। कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, मैं स्पेशल गूगल चैप मीट के कस्टमाइज लेक्चर्स, कस्टमाइज डिस्कशंस भी करूंगा। अगर डाउट है मैं लाइव लेक्चर्स भी लेता हूं, उसमें पूछिए। बस बेटे करना है, करना है, करना है। मिलते हैं बेटे चैप्टर नंबर 5 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।